अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किस बारे में जानकारी देता है? वो रिलेशन बताता है किसके बारे में? वी, आई और आर के बारे में। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी भी टू एंड के बीच में किसी कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट जितना फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात बताता है क्या हमें? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूं और उसकी पूरी डिटेल अभी तुम्हारे सामने आ रही है जल्दी से। ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके बारे में बताता है ओम्स लॉ और हम इसको पूरा डिटेल समझने जा रहे हैं, देखते रहना। तो लिखें द पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current flowing through the कंडक्टर। पर एक बात ध्यान रहे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बात होनी चाहिए। ये बात ध्यान रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी करेगा तो कंडीशंस बदल जाएंगी। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो क्या हुआ देखना, मान लो कोई कंडक्टर है तुम्हारे पास, मान लिया ये कंडक्टर है सर, ठीक है, इसमें से करंट आई जा रहा है, करंट आई, पोटेंशियल कितना है? V। तो V उतना ही ज़्यादा होगा जितना करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। पर ये सारी बातें कब चल रही है? जब टेम्परेचर क्या है तुम्हारे पास है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। ये बात ध्यान रही, ठीक है सर। तो डायरेक्टली का निशान जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम होगा, काम होगा, वैल्यू होगी, संकेत होगा, और जिन दो चीज़ों के बीच में आएगा उन पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा। वो क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। डायरेक्टली का जैसे ही निशान हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है R। क्या है? R। V इजकल टू आई आर, फार्मूला बन गया। यहाँ पे V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे I क्या है? करंट। और R है कांस्टेंट। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। करंट और R है कांस्टेंट है एक, और कांस्टेंट का नाम होगा, नाम है इसका, क्या नाम है इसका बताओ? रेजिस्टेंस। नाम होगा, काम दोनों को इक्वेट करना, नाम काम, वैल्यू आर की अलग अलग मिलेगी, अलग अलग वायर की, 3 ओम 4 ओम 5 ओम जितना भी ओम में इसकी यूनिट होती है उसमें दिया मिलेगा, ठीक है सर। नाम काम वैल्यू, संकेत इसका सिंबल जो है वो है आर। और जिन दो चीज़ों के बीच में आएगा उन पे डिपेंड नहीं करेगा। आई और वी पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकता। आर चाहे आई को बढ़ा लो चाहे वी को बढ़ा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? मैं समझाता हूँ एग्जांपल के थ्रू तुम्हें। तो आर कांस्टेंट है, जिन दो चीज़ों के बीच में आता है उन पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया की किसी तीसरी चीज़ पे डिपेंड करता। यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इस बेस पे अगर ग्राफ पूछा जाए V और I के बीच में, V पोटेंशियल है और I करंट है, तो डायरेक्टली का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जब करंट पोटेंशियल जीरो तो करंट भी जीरो, और फिर बढ़ता है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। ये इसको दिखा रहा है। अब R के बारे में अगर तुमसे पूछे, R क्या है? यहाँ रेजिस्टेंस है जी, ठीक है, रेजिस्टेंस। इसकी अगर यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताओ? ओम। और ओम्स लॉ ही पढ़ रहे हैं हम, ओम। और क्या लिख सकते हैं? ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है सर, ओम। अब ऐसा यूनिट के बारे में बात होगी तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसकी रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंट बाई
देखना रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है रेजिस्टेंस को, ऐसे हम कभी भी सर्किट के अंदर दिखाएंगे तो रेजिस्टेंस ऐसा ऐसा नज़र आएगा। ठीक है भाई, आर लिख देंगे यहाँ। ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल को दिखाने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। देखना दोनों ही बता देता हूँ, देखते रहना। मैं हर छोटी से छोटी बात बताऊँगा, बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हें सीखते रहो बस। वेरिएबल को हमेशा ऐसे दिखाया जाएगा। ये एरो कह रहा है कि वो बदल सकता है, और एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये काउंट करके नहीं बनाने रहे, कभी कोई गिनने लग जाए 1 2 3 4, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने ही बना दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी दिखा देते हैं कभी कभी इसको। ये दोनों तरीके वेरिएबल को दिखाने का और ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस को दिखाने का तरीका है। ठीक है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट पे सारा खेल हो रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे V = IR है ना सर? हाँ, V = IR है। ये एक फार्मूला याद रहेगा मेरे को, V = IR। इसमें सर मेरे को एक बात तो पता है, किसको कैसे मापते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं पता थी, वो भी पता लगी, ओम। अब है ना सर, रेजिस्टेंस को तो मापेंगे ओम में। ठीक है, ओम ऐसे भी लिख सकते हैं सर। ठीक है भाई, आई को मापेंगे एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर। और V को मापेंगे वोल्ट में। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, वोल्ट में माप लेना, अच्छी बात है। अब सर जो R है रेजिस्टेंस, उसके बारे में ही तो बता रहे हो आप सारी कहानियाँ। हाँ, रेजिस्टेंस को R सिंबल से लिखते हैं, यूनिट ये होती है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और बातें करते हैं, जो R है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पहले कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑन। किस किस पे इंडिपेंडेंट है, किस किस पे डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो मैं लिखने जा रहा हूँ, जिन दो चीज़ों के बीच में आता है, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिन दो चीज़ों के बीच में आता है उन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि उन्हीं के लिए तो वो कांस्टेंट है, फिक्स है, नॉन वेरिएबल है, वो बदल ही नहीं सकता उनके लिए। तो दुनिया की कोई तीसरी चीज़ उसको आके बदल सकती है। तो ये डिपेंड किस पे नहीं करेगा, V और I के बीच में आया तो ना तो V पे डिपेंड करेगा ना I पे डिपेंड करेगा। तो लिख देते हैं सर, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक, V। और दूसरा सर, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट I पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया की किसी तीसरी चीज़ पे डिपेंड करेगा। वो अभी बता रहा हूँ, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर, 4 चीज़ों पे डिपेंड करता। वो भी समझाऊंगा हर एक चीज़। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ इन पे डिपेंड कैसे नहीं करता। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप NCERT खुद देती है और समझाती है कि ऐसे डिपेंड नहीं करता। उससे पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देख लो। V = IR, यस सर। और यहाँ से R = क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। R = V/I। ठीक है सर, V/I हो गया। अब V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। R का मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो सर आपने बोला कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट क्यों है, वही तो बातें करने जा रहे। देखो सर, हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। यस, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। रेजिस्टेंस = 10 वोल्ट दिया गया मेरे को और करंट 5 एम्पियर था। 10 वोल्ट पे करंट कितना था, 5 एम्पियर। ठीक है सर, इसको कट किया, कितना आया, रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया सर। ठीक है, अब मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, मैंने कर दी कितनी, 20 वोल्ट कर दी सर। 20 वोल्ट, 20 अपॉन में करंट कितना हो गया, 10, क्योंकि वो डायरेक्टली है, वो भी बढ़ेगा साथ साथ। और जैसे ही कट करते हो फिर से क्या आ गया, 2 ओम। इसका मतलब ये बार बार कांस्टेंट आ रहा है। और चेंज करके देख लो, रेजिस्टेंस = V/I। अब सर मैंने कर दिया 30 वोल्ट और करंट भी फिर क्या हो जाएगा, 30 वोल्ट करते ही करंट भी हो जाएगा 15 एम्पियर। और फिर से इनका रेशियो क्या आ जाएगा रे, 2 ओम। तो मतलब वो हर बार क्या बैठ रहा है रे, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब जैसे ही तुम पोटेंशियल को चेंज करते हो, करंट भी ऐसे चेंज होता है कि उनका रेशियो वापस से क्या आ जाता है, कांस्टेंट। जैसे ही तुम वोल्टेज को बढ़ाते हो करंट भी बढ़ता है और दोनों का रेशियो फिर से वही आ जाता है, जो आना होता है कांस्टेंट ही आ जाता है। इसका मतलब R डिपेंड ही नहीं करता, ना तो वोल्टेज को बढ़ा के देख लो चाहे करंट को बढ़ा के देख लो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया। एक NCERT एक सेटअप तैयार करके देती है और कहती है कि इससे भी समझ सकते हो तुम इस चीज़ को। NCERT में एक सर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उससे भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इसको रफ करता हूँ और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ वो सेटअप क्या है। पहले ये सारा समझ में आया, यहाँ तक लिखा सभी ने, बहुत अच्छे। तो वो सेटअप देखें क्या है, यहीं पे समझाता हूँ। देखिए भाई, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या कहता है, लिख देते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। NCERT में है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या है देखना जरा, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है।
ये ऐसे बना के छोड़ दो, ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसा एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हें, देखोगे तो जाके आराम से एनसीईआरटी देखना। यहाँ पे एमीटर लगाया होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है जी। और यहाँ कोई रजिस्टर, क्योंकि करंट यहाँ से आएगा, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ एक रजिस्टर दे रखा तुम्हें, ठीक है जी, रजिस्टर है। और एक की लगा रखी होगी यहाँ, यहाँ एक की है, की क्लोज कर दोगे तो करंट चलेगा। और क्लोज, ये क्लोज का सिंबल है, ये ओपन का है, और ये क्लोज होगी अब, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे उसको, ठीक जी। अब इसके बाद यहाँ देखते चलो मेरे साथ साथ, ऐसा दे रखा है एक वायर, ठीक है। अब वो क्या करता है, कभी तो इसको कनेक्ट करता है। सबसे पहले मान लो ये सारी वी वोल्ट की वोल्टेज है, इनकी वोल्टेज कितनी है, वी 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 और वी, ठीक है सर, वी वोल्टेज है। अब देखना, सबसे पहले वो इसको कनेक्ट करता है, इसको कनेक्ट करता है, तो सिर्फ इस वायर के कनेक्शन में, ये तो है ही नहीं, तीनों तो बाहर है, यही एक वोल्टेज आई, एक ही बैटरी है वी, तो जो वी करंट वोल्टेज आई वी, और करंट कितना आया मान लेते हैं आई आया सर, ठीक है। वी वोल्टेज कनेक्ट करी तो करंट आया आई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, इसको तो हटा दिया, पहले को हटा देंगे और दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है सर, दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट को हटाकर। दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो चाह रहे हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग रीडिंग लेनी होती है। रीडिंग के अंदर पहले तो एक बैटरी को कनेक्ट किया, वी वोल्टेज वाली सेल को, एक ही। अब दो सेल को कनेक्ट करोगे, 2V वोल्टेज हो जाएगी, कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 2V, तो करंट भी सर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 2I हो जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या करेगा, इसको भी हटा देगा, फिर इसको भी हटा देगा वो, और फिर किसको कनेक्ट कर देगा, थर्ड को कनेक्ट कर देगा। थर्ड में अब तीनों वोल्टेज कनेक्ट होगी, ये तो नहीं रही, तो 3V होगी सर, और यहाँ 3I करंट आ गया, ठीक है सर। और फिर लास्ट में क्या करेगा, इसको भी हटा देगा और लास्ट वाली को कनेक्ट करके देखेगा, ठीक है सर, ये कनेक्ट कर दी, तो अब चारों की चारों सेल कनेक्ट होगी, तो 4 वोल्टेज आ गया, और करंट भी क्या हो गया होगा, 4I। अब है ना, तुम्हें यहाँ फार्मूले से एक बात पता है, V = IR है, तो R = क्या हो जाएगा, V/I, V/I। अब V वोल्टेज है, पहले V/I आ गया आंसर, ठीक है सर। दूसरे केस में, ये फर्स्ट केस का मैंने वैल्यू रख के देख ली, अब दूसरे की रखूंगा तो क्या रखूंगा, 2V/2I, फिर से 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, V/I। ये सेकंड सेटअप में भी वही आंसर आ गया सर रेजिस्टेंस का। और थर्ड सेटअप देखना, अगर 3V/3I रखूँ मैं, तो 3 से 3 कट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, V/I, और ये भी क्या हो गया, थर्ड भी आंसर सेम। और फोर्थ में भी चेक कर सकते हो, 4V/4I, और 4 से 4 कट हो जाएगा और वोल्टेज बाई आई करंट आ जाएगा, और ये फोर्थ। तो सभी में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस हर बार कांस्टेंट आ रहा है। तो मैंने इस एग्जांपल से भी तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश करी, और जो एनसीईआरटी समझाना चाह रही है वो भी यही कह रही है कि तुम कितनी बार तुम वोल्टेज को बढ़ा के देख लेना, करंट भी ऐसे बढ़ेगा कि उनका रेशियो बार बार क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसीलिए जो मैं यही कहता हूँ, जो भी कांस्टेंट होता है डायरेक्टली निशान हटाते हुए कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का नाम होता है, काम होता है, वैल्यू होती है, संकेत होता है, जिन दो चीजों के बीच में आता है उन पे कभी डिपेंड नहीं करता, वो दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करता है, और वही उसको बदल सकती है। उनके बीच में जिनका है वो बदल ही नहीं सकते। तो ये बातें आ गई समझ में सभी को। अब सर वो बात बताओ, आप कह रहे हो दुनिया की कोई तीसरी चीज है जो उसको बदल सकती है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दो। देखो तो आ जाओ, अब उसी के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, वो दुनिया की क्या चीज है जो उसको बदल सकती है, और ये दोनों बदल नहीं सकते। देखिए, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ इसको, ठीक है, ये रफ किया जाए, ठीक है सर। अब वो चीज़ें जो इस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट तो दो चीज़ों पे सर, पोटेंशियल पे और करंट पे। अब डिपेंड किस किस बात पे करता है वो भी समझा दो हमें। तो देखिए, अब बात करते हैं डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस किस बात पे डिपेंड करता है, देखते रहें भाई ध्यान से। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही काम का है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन में सर 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है भाई, कैसे ये भी बताऊंगा अभी। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है सर, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको एल से, लेंथ, ठीक है सर। थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, कैसे ये भी बताते हैं। और फोर्थ है टेम्परेचर, चर पे भी डिपेंड करता है। तो देखो सर, एक एक को समझा दूँ, हमें तो एक एक बात समझनी है, बिल्कुल छोटी से छोटी बात समझ में आनी चाहिए। ये रफ कर दूं भैया एक बार,
ये रफ कर देता हूँ, यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ कैसे करते हैं इस चीज़ को सॉल्व। तो देखना, सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूँ लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंडेंसी बता रहे हैं लेंथ पे। ठीक है सर, समझाओ लेंथ पे। अब मान ले एक वायर है तेरे पास 1 मीटर का, कितने मीटर का है? 1 मीटर लंबा। ठीक है सर, और एरिया फिक्स कर लिया हमने, एरिया फिक्स कर लिया। ठीक है, हर बार एरिया क्या रखेंगे? ए रखेंगे। और एक वायर है हमारे पास 10 मीटर का सर। ठीक है, ये कितने मीटर का है? 10 मीटर का। और एरिया दोनों का, ऊपर वाले का और इसका क्या रख लिया हमने? फिक्स ए रख लिया। ठीक है सर, ये बात आपकी मान ली। अब बताओ क्या समझाना क्या चाह रहे हो इन दोनों से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ लेंथ पे डिपेंड करता है। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो बढ़ने से लेंथ के बढ़ेगा या लेंथ के घटने से घटेगा, या लेंथ के बढ़ने से वो घटे कभी और घटने से बढ़े कभी। क्या होगा, इन्वर्सली रिलेशन है या डायरेक्टली रिलेशन, ये पता करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कहा भाई, एरिया फिक्स कर लिया है और इसमें से करंट फ्लो करा के देखा। तो जैसे ही मैंने करंट फ्लो करवाया तो मेरे को पता चला कि रुकावटें ज़्यादा किस में होगी, जितनी ज़्यादा वायर लंबी होगी उतनी रुकावटें ज़्यादा पड़ने की संभावनाएं हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जैसे एक एग्जांपल, हम घरेलू एग्जांपल, खेतों में जो पानी लगाते हैं वो नाली होती है। अगर वो एक छोटी सी नाली है, मान लेते हैं वो 1 मीटर की नाली है और एक 10 मीटर की है, तो ज़्यादा पत्थर कंकड़ मिलने की संभावना, रुकावटें मिलने की संभावनाएं छोटी में होगी या बड़ी में होगी? बड़ी में होगी सर। रुकावटें ज़्यादा मिलेगी, बड़ी नाली होगी, उसमें पानी को जाने में दिक्कत होगी। ऐसे ही करंट भी पानी की तरह ही चलता है और उसके फ्लो में दिक्कत होती है। जितनी बड़ी वायर होगी उतना ही ज़्यादा रुकावट मिलेगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ रजिस्टेंस है, रुकावट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ के बढ़ने से वो बढ़ता है और घटने से वो घटता है। तो मैं पहली बात ये कर सकता हूँ, लेंथ बढ़ी तो रुकावट बढ़ेगी सर, और लेंथ घटी तो रुकावट भी घटेगी सर। पहली बात तो मेरे को कवर होगी कि लेंथ इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, न कि इनवर्सली। डायरेक्टली सर, क्योंकि बढ़ने से रुकावटें भी बढ़ती है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ के। चलो सर, अब दूसरी बात बताओ, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए दूसरी बात भी करते हैं, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया की बातें करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पूरा लिख दिया। एरिया देखिए सर, अगर आप एग्जांपल से समझा, एक वायर बहुत ही थिन है, पतली है, और एक बहुत मोटी वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एक बहुत ही थिन है, तो जो ज़्यादा थिन होगी ना सर, उसमें रुकावटें मिलने की संभावना ज़्यादा है। और जो मोटी वायर होगी, जिसका थिक होगी, उसमें से करंट आसानी से चला जाएगा। ऐसा क्यों? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। वही नाली वाला एग्जांपल लेते हैं। पानी की नाली है, अब की बार लेंथ फिक्स कर ली 10-10 मीटर की दोनों नालियाँ। लेंथ, अब पहले एरिया फिक्स किया था, लेंथ चेंज करके देखी, क्योंकि लेंथ का इफेक्ट देख रहा था। अब मेरे को एरिया का इफेक्ट देखना, तो लेंथ फिक्स कर लेता हूँ, एरिया चेंज करके देखता हूँ। ठीक है सर, एक देखो, जैसे आप एग्जांपल समझाने ही जा रहे हो, तो देखो सर, एक तो ये है वायर, ये 10 मीटर की वायर है, इसका एरिया ए ले लिया मैंने। ठीक है सर, और एक ये है सर, इसका 2a ले लिया एरिया मान लेते हैं, और लेंथ फिक्स कर ली, दोनों वायर की लेंथ सेम ही है। इसका एरिया 2a, बड़ा एरिया ले लिया सर, लेंथ फिक्स ही है। तो अब आसानी से फ्लो करना किस में आसान होगा? देखो पानी जा रहा है, मान लो इसमें भी पत्थर ककड़ है, इतना ही है 10 है, और इसमें भी 10 ही पत्थर ककड़ है, तो ज़्यादा रुकावट किस में फील होगी? जो पतला एरिया होगा उसमें रुकावटें ज़्यादा होगी, उस पानी को निकलने में दिक्कत होगी, इधर उधर से निकल नहीं पाएगा। और खुला एरिया होगा, उसमें से पानी आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा वायर थिक होगा, मोटा होगा, उसमें से निकलना आसान होगा। मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सर रुकावट रेजिस्टेंस। तो देखो जितना ज़्यादा वायर थिक होगा उतना ही उसको करंट को कहीं से भी फॉलो करके जाने में आसानी होगी, और थिन होगा तो उसमें रुकावटें ज़्यादा फील होगी उसको। इसका मतलब रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो उल्टा रिलेशन है सर, एरिया ज़्यादा तो रुकावटें कम, और एरिया कम तो रुकावटें ज़्यादा। तो एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है सर, और एरिया के घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इन्वर्सली रिलेशन है, जबकि यहाँ क्या था? डायरेक्टली रिलेशन था। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई सर, लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इन्वर्सली है। और तीसरा और चौथा इफेक्ट और बता दो सर, तो देख लो, थर्ड और फोर्थ इफेक्ट भी देखेंगे अभी। फिर इन सभी पे जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे सभी पे न्यूमेरिकल भी करेंगे बहुत सारे, और पहले भी कर ही रहे हैं हम न्यूमेरिकल। बहुत अच्छे भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। अब देखना थर्ड इफेक्ट है, वो हम कह रहे थे नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। सर नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है वायर जो है वो किस चीज़ की बनी है, वायर का मटेरियल क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। जैसे वायर एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, प्लेटिनम, किसी भी वायर एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, आयरन, किसी की भी हो सकती है। और हर एक डिफरेंट मेटल है और डिफरेंट रेजिस्टिविटी, डिफरेंट मेटल है वो
मेटल्स हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी, डिफरेंट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी है, तो रुकावटें भी क्या मिलेगी, अलग अलग। सबसे अच्छा सर किसको माना जाता है, सिल्वर को, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये अच्छे हैं क्योंकि इनमें रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है, तो इनमें अच्छे से करंट फ्लो हो जाता है। अलग अलग रजिस्टिविटी मिलती है। जैसे प्लास्टिक, रबर की बात करें तो वो तो इंसुलेटरी होती है, उनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है सर, तो ऐसे अलग अलग मटेरियल के अलग अलग नेचर है, अलग अलग तरह की रुकावटें मिलेगी, तो इस पर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ आप कह रहे थे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये भी समझाओ। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है सर बताओ। देखो भाई, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे थे, कोलिजन होने स्टार्ट हो जाएंगे, धक्का मुक्की करने लगेंगे, इधर उधर अपने पाथ से भटक जाएंगे, तो रुकावटें बढ़ जाएगी। एक सीधे जा रहे थे, एक फ्लो कर रहा था, करंट आसानी से चल रहा था, करंट के विरुद्ध ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे थे सर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन बढ़ी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो इधर उधर कोलिजन करने लगे दीवारों से, और आपस में कोलिजन बढ़ गए, और कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस, रुकावट बढ़ गई। किसमें, कंडक्टर में। पर सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है, जबकि अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर तक अलॉय सहन कर सकती हैं। तो तीन बातें हैं सर। पहला कंडक्टर में बात करें, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स के अंदर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रुकावटें बढ़ती है। ठीक है सर। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में, रिवर्स है सर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा है सर, टेम्परेचर बढ़ाने से रुकावटें घटती है सर और करंट बढ़ता है। ठीक है सर। और इसमें रुकावटें बढ़ती है और करंट घटता है, और इसमें करंट बढ़ता है। ठीक है सर। और थर्ड बात, अलॉयज़ की बात करें, अलॉयज़ वो टेम्परेचर सहन कर सकती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कांस्टेंट का सेम कांस्टेंट रहता है लगभग। ठीक है जी, ये बातें, ये चार फैक्टर, एक तो लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन पे डिपेंड करता है। और इन दोनों फर्स्ट ऑप्शंस में लेंथ के डायरेक्टली है और एरिया के इन्वर्सली, इन दोनों को मिलाया जाए, आर डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा। और डायरेक्टली या निशान कभी बटा होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मैंने बार बार बताया है। और कांस्टेंट का नाम होगा, काम होगा, वैल्यू होगी, संकेत होगा। और जिन दो चीज़ों के बीच में आएगा उन पर डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी चीज़ पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर ये रो आता है, और रो का नाम है यार रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, रजिस्टिविटी। ये भी अब ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, ना एरिया पे, ना आर पे डिपेंड करेगी, तो ये दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा। कोई भी कांस्टेंट है वो दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करता है, जिनके बीच में आता है उन पर कभी डिपेंड नहीं करता। तो सर ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर, रियल, और दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये दोनों बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। यहाँ तक जल्दी से लिखो, फिर मैं इसको रफ करके पूरे को डिटेल में तुम्हें क्वेश्चंस की फॉर्म बताता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्लोप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे कैसे वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर लिखवाता हूँ। देखिए, तो ये लिख लिया होगा, हम इसको रफ कर देते हैं। ओम्स लॉ के अंदर ये सेटअप मैंने पूरा समझाया तुम्हें, और अब हम पूरी डिटेल न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं, स्लोप के बारे में जानकारी, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें और क्वेश्चन कैसे बनाएगा वो तुम्हारे लिए, रजिस्टिविटी पे, रेजिस्टेंस पे, इन पे सब पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको रफ कर रहा हूँ, और लिख लिया होगा सभी ने मेरे अकॉर्डिंग, तो आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए भाई, अब क्या बात करने वाले हैं हम, न्यूमेरिकल्स और स्लोप कैसे पूछा जाएगा। स्लोप पे भी क्वेश्चन आते हैं भाई आजकल, तो वो भी डिस्कस कर लिए जाएं। तो देखिए जरा, थोड़ा सा देखें इधर, समझें। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 ओम, सॉरी, डिफाइन 1 ओम। ओम ऐसे लिख लो, चाहे 1 ओम, या फिर ऐसे लिख लो और करके ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करें, तो देखना भाई, V इक्वल टू आई आर, सर हमें ये बात पता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है भाई, तुम्हें ये बात पता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से R इक्वल टू करोगे तो क्या आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। यहाँ से अगर V की बात करें तो इसको तो ओम में मापेंगे, ओम में, हाँ सर ओम। और इसको वोल्ट में मापेंगे, यस, इसको वोल्ट में मापेंगे। और इसको एम्पियर में मापेंगे। ठीक है सर, एम्पियर। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब आप कह रहे हो कि ए 1 ओम हमें डिफाइन करना, क्या करना है, 1 ओम बनाना है, 1 ओम। तो 1 ओम तो तब बने ना सर यहाँ 1 वोल्ट हो, यहाँ 1 वोल्ट हो और यहाँ 1 एम्पियर हो। 1/1 ही आएगा सर आंसर। 2 कर दिया तो यहाँ तो वो 2 आ जाएगा, तो 1/1 करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा सर, ठीक है एम्पियर। तो कंडीशन क्या बन गई, जब 1 वोल्ट वोल्टेज हो या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो, तब जाके रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1 ओम आएगा। यही डेफिनेशन बन जाएगी सर, इसे ही डिफाइन कर देंगे, क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर is equal to 1 ohm when 1 volt potential difference passes the current 1 ampere current through the wire। 1 एम्पियर करंट एक वायर में से पास कर दे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तब जाके 1 ओम रेजिस्टेंस बनेगा सर। तो लिखें इस बात को, तो यही बात हमें लिखनी है, बस इसी बात पे ये डिफाइन हो गया, कोई बड़ी बात ही नहीं है सर। ये तो लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस across two ends of conductor, two ends of conductor is 1 volt and 1 ampere current, and current 1 ampere, current कितना हो, current is 1 ampere, करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो। देन रेजिस्टेंस becomes equal to, then resistance of conductor equal to is equal to 1 ओम, 1 ओम के बराबर हो जाएगा। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट हो, तब जाके 1 ओम रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई और ये मैं एग्जाम में लिखाऊंगा। मेरे को V = IR, R = V/I हो जाएगा, I डिवाइड में चला जाएगा, और ये भी 1 वोल्ट होना चाहिए और ये 1 एम्पियर होना चाहिए, तब जाके 1 ओम होगा। ये मैं डिफाइन कर दिया सर, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखो, जो V और I में ग्राफ बनता है, V और I में ग्राफ बनता है, वो उसका स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप होता है क्या, पहले तो थोड़ा सा समझ लें, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। V और I में एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है सर, V और I में अभी आज हमने डिस्कस किया कि वो स्ट्रेट लाइन बनता है, हाँ सर ये बात भी हो चुकी। और ये जो स्लोप का मतलब क्या होता है, घरों के सामने स्लोप नहीं होता जिस पे गाड़ियाँ या बाइक हम चढ़ाते हैं घर के अंदर, वही स्लोप होता है। तो ऐसे स्लोप ऐसे उठा होता है ना, तो एक्स एक्सिस से कोई चीज़, एक्स एक्सिस है, उससे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ कोई चीज़ कितना झुकी हुई है, वही क्या होता है, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ कितना झुका हुआ है, वही क्या होता है, स्लोप। तो सर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से ये इतना झुका हुआ है सर, यही स्लोप है क्या, हाँ यही स्लोप है इसका स्लोप। और स्लोप क्या देगा सर, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा से डिफाइन करते हैं सर स्लोप को, सही है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर ये वाली भुजा V, और बेस क्या है I, V/I सर, V/I। और V/I इज इक्वल टू क्या आ गया सर, ये तो R आ गया, रेजिस्टेंस। हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्लोप है टेंजेंट थीटा है, वो क्या दे रहा है तुम्हें, रेजिस्टेंस दे रहा है। क्यों, V = IR, R = V/I कैसे आया सर, V = IR होता है स्लो से, यस सर। तो R = क्या हो जाएगा यहाँ से, V/I। तो V/I को R के बराबर लिख सकते हैं सर। और ये टेंजेंट थीटा ही क्या है, स्लोप है भाई। तो आज से एक बात समझ में आ गई, V और I का ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। VI के ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है सर, और जितना ज़्यादा स्लोप उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। जैसे अब कोई क्वेश्चन पूछ रहे इसी बात पे, पहले तो इस बात को लिखता हूँ भाई, ये रेजिस्टेंस देता है सर, हाँ रेजिस्टेंस देता है। स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, और स्लोप कम तो रेजिस्टेंस भी कम। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अगर इसी बात पे एक न्यूमेरिकल बना दे कोई बंदा, क्या न्यूमेरिकल बना दे, वो देख लो न्यूमेरिकल क्या है। वो तुमसे पूछ ले ऐसे V और I में ग्राफ है, बोले हाँ ठीक है V और I में ग्राफ है, और उसके अंदर तुम्हें 3 लाइनें दे दे ऐसे, या 2 दे दे या 3 दे दे, ऐसे 3 दे दी मान लो, इसको नाम दे दिया A, इसको B और इसको C, ठीक है सर। अब इनके स्लोप अलग अलग हैं, यस सर। स्लोप सबसे ज़्यादा किसका, C का स्लोप सबसे ज़्यादा सर, ये इतना बड़ा थीटा, इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा ज़्यादा। तो स्लोप की अगर बात करें, स्लोप की बात करें तो सर सबसे ज़्यादा C का, फिर है B का और फिर A का। और स्लोप ही हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस। तो डायरेक्टली यही कह दूँ सर, स्लोप निकालो या रेजिस्टेंस, RC का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, फिर RB हो गया और फिर RA हो गया, क्योंकि स्लोप और रेजिस्टेंस तो एक ही बात है,
स्लोप कहो, रेजिस्टेंस कहो, वी बाई आई कहो, टेंजेंट थीटा कहो, एक ही बात है सर। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्लोप सी का, तो सी का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, फिर बी का, और फिर ए का सबसे कम रेजिस्टेंस है। और यही क्वेश्चन था भाई, रेजिस्टेंस का ऑर्डर बताइए, इनमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले ही तुम्हें समझा ही दिया, ठीक है सर। और सर अब आप ये कह रहे हो वी और आई में ग्राफ है, अगर गलती से पेपर में आई और वी में आ जाए तो मैं क्या करूंगा सर? आई और वी में बना के दे दे, उसकी दिमाग है सर, वो एग्जामिनर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ वो कुछ भी कर सकता है पर गलत नहीं कर सकता। देखिए, तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वी आई की जगह आई वी में ग्राफ दे दिया जाए, हाँ सर आई वी में ग्राफ दे दे, तो कैसे करें? देख ले भाई, कोई बड़ी बात नहीं। आई और वी में दे दे सर, उल्टा ग्राफ दे दे, हाँ उल्टा भी बना सकता है सर वो, हाँ। तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा, क्योंकि आई वी के या वी आई के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन तो आएगा सर, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है सर। पर अब v इजकल टू आई आर से सोचता हूँ एक बार, v इजकल टू आई आर, ठीक है सर, और r इजकल टू वी बाई आई, ये बात होनी चाहिए थी सर। पर यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप कहो, टेंजेंट थीटा कहो, ये की बात कहते थे सर आप, हाँ टेंजेंट थीटा कहो, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहो, परपेंडिकुलर आई है अब की बार v, ये तो सर आई बाई वी हो गया, आप कह रहे हो v बाई आई, तो सर v बाई आई r है, तो i बाई वी रिवर्स करेंगे, i ऊपर आ गया और v नीचे आ गया, तो ये r बाई 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई आर, तो मतलब ये तो 1 बाई आर को शो कर रहा है सर, 1 बाई आर। रेजिस्टेंस का उल्टा जवाब देगा सर, ये यूनिवर्सली आ रहा है ग्राफ, हाँ बिल्कुल। तो अब की बार जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और देखो क्योंकि स्लोप है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लो स्लोप उल्टा आ रहा है ना, स्लोप है वो 1 बाई आर आ रहा है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ सर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस घटा तो स्लोप बढ़ेगा, ठीक है सर। स्लोप अब की बार स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा सर, उल्टा है अब की बार तो रिलेशन, बिल्कुल है भाई, कोई शक नहीं। तो अब की बार अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले तो सर देख करके दिखाऊंगा तेरे को ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। मान लेते हैं ये ए है, यहाँ कोई बी है, और यहाँ मान लेते हैं कोई सी है, और आई और वी में ग्राफ है, ये ध्यान रहे, वहाँ क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेना, आई वी में पूछा है, वी आई में दे के जवाब आ जाओ भाग के और कहो मैंने कर दिखाया सर, मेरे तो 3 नंबर बहुत ही पक्के हैं, और आके दिखाओ हो सर ऐसा था, अरे इसलिए मत्था मार लो, पहले ही दिमाग लगा लो, इसमें गलत नहीं होगा। तो देख लो इधर, तो जिसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप सबसे ज़्यादा सी का सर, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस सबसे कम है सर, उल्टा है अब की बार, तो स्लोप कम सबसे किसका है, ए का, तो अब की बार रेजिस्टेंस ए का ज़्यादा है सर, उल्टा है। तो अब की बार जो आंसर आया वो है स्लोप का रिवर्स है सर, स्लोप में तो वही आंसर है, सी सबसे ज़्यादा फिर बी फिर ए, पर स्लोप का उल्टा आंसर है सर अब की बार। तो हाँ, तो रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखना आर सी से ज़्यादा आर बी है, और बी सबसे ज़्यादा आर ए है सर, ठीक है भाई। इस तरह के स्लोप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो तुम्हें रेडी रहना है, चाहे वो वी आई में ग्राफ दे चाहे आई वी में दे। वी आई डायरेक्टली है सर आर, और आई वी उल्टा जवाब देना है सर जो होगा, बस सिंपल करके देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है सर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा सर। अब और बताओ, डिफाइन 1 एम्पियर हो गया, नहीं 1 ओम हो गया, हाँ हो गया। इसके बाद अब हमने स्लोप के क्वेश्चन कर लिए, हाँ सर स्लोप के कर लिए। स्लोप में रेजिस्टेंस देता है वी आई का ग्राफ स्लोप, वी आई का ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, आई वी का रेजिस्टेंस का उल्टा देता है सर 1 बाई आर, ठीक है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ पोटेंशियल डिफरेंस increase to become डबल, इंक्रीज होकर डबल हो जाता। तो बताइए अगर पोटेंशियल डिफरेंस पहले जो था उससे डबल हो जाए तो बताइए क्या होगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं तुम्हें, 2 टाइम्स हो जाए तो देखना भाई, ऑप्शन क्या है, वो डबल ही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है हाफ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। और डी ऑप्शन है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो जल्दी बताइए क्या होगा। तुमसे पूछ रहा है अगर पोटेंशियल अगर V था पहले रेजिस्टेंस R हुआ करता था, अब पोटेंशियल डबल हो गया तो बताओ रेजिस्टेंस का क्या होगा।
वो आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या सेम रहेगा, क्या होगा। तो तुम्हें ये बताया था अभी अभी मैंने कहा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, यस सर कहा, और v डायरेक्टली का निशान कभी भी हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम होगा, काम होगा, वैल्यू होगी, संकेत होगा, और जिन दो चीजों के बीच में आएगा उन पे डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा। तो मैंने ये कहा था वो ना v पे डिपेंड करेगा ना i पे डिपेंड करेगा, तो दुनिया की तीसरी चीज लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर, दो चर नेचर टेम्परेचर उन पे डिपेंड करता है सर। तो इसका मतलब वो तो कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला वोल्टेज को कितना बढ़ा रहे हो, क्योंकि v और i का रेशियो बार बार क्या आ रहा था, कांस्टेंट। आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से भी समझाया और एग्जाम्पल देके भी समझाया, ठीक है सर। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, वी और आई के बदलने से वो बदलेगा नहीं, ठीक है सर। इस टाइप का क्वेश्चन मैं फोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर कांस्टेंट इज कांस्टेंट इफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है बिकम्स डबल, देन करंट विल बी करंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यही ऑप्शन दे देते हैं डबल, सेकंड दे देते हैं हाफ, रिमेन्स कांस्टेंट, और डी ऑप्शन देते हैं 1/4 टाइम्स। अब की बार बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखिए सर आपने कहा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, यस सर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा सर, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो V के बढ़ने से I भी बढ़ेगा, जितना V बढ़ेगा उतना ही I भी बढ़ेगा सर, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही, तो डबल होने पे डबल। अब की बार आंसर क्या आने वाला है रे, डबल। हाफ होता तो सर हाफ ही हो जाता, डबल है तो डबल ही होगा, पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सही है सर, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं फोड़ दूंगा, कर दूंगा, इस टाइप में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं तुम्हें, क्या करने हैं रे, न्यूमेरिकल डाटा दे रहा हूं तुम्हें, NCERT बेस्ड, CBSE, HBSE, ICSE जैसे भी बोर्ड में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, मैं हर टाइप का डाटा दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तुम्हें करके दिखाने मेरे को, ठीक है। तो मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूँ और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिख लिया होगा सभी ने, बहुत अच्छे। तो अब स्टार्ट करें, तो देखिए जरा क्या क्या होता है। दिखाई दे रहा ना सही तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो देखिए ज़रा न्यूमेरिकल्स का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल कैसे कैसे तुमसे पूछे जाएंगे वो देख लो। इधर आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आ चुका है, आ चुका है। हाउ मच करंट will flow if 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट का एक सोर्स लगाया गया है, कनेक्टेड टू ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। चलिए भाई ये क्वेश्चन करिए। 100 ओम का रजिस्टर है और तुम्हें क्या पता करना है, क्या पता करना है, करंट। तो देखिए सर V हमें दिया गया है 220 वोल्ट, बिल्कुल। रेजिस्टेंस तुम्हें दिया गया है 100 ओम, और हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR, यस सर। और हमें I निकालना है सर, तो V/R हो जाएगा सर, V/R। और V हमें दिया गया है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 100। ये कट हो गया और ये इससे डिवाइड हो गया 2.2 एम्पियर। ये आंसर आ गया सर। इस तरह के क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा, बहुत ही आसान लग रहे हैं सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन है ए लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, 100 नहीं देते, 100 तो उसने दे दिया, 80 ओम draws a current of 0.75 ampere. Calculate potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। चलिए अब की बार रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया और V तुमसे पूछा है, तो तुम्हें क्या क्या गिवन है वो लिखो। R इक्वल टू 80 ओम सर, करंट कितना है
0.75 एम्पियर सर, और तुमसे V पूछा गया है, बताओ V क्या होगा, V पूछ रहा है तुमसे क्या होगा, तो V इजकल टू आई आर। तो यहाँ से सर तुमसे V पूछा है, V इजकल टू आई की वैल्यू 0.75, R की वैल्यू 80, ये पॉइंट हटाओ 100 और 25 पे कट कर दो 4, ये 2 पे, तो वोल्टेज आ गया 60 वोल्ट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं फोड़ दूंगा, कर दूंगा। और बताओ सर, और क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? हाँ, और भी आएंगे, बहुत आएंगे अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। तो इस तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? आसान आसान क्वेश्चन तुम्हें आने ही चाहिए। और मैं जहरीला लेवल करता जा रहा हूँ, धीरे धीरे जहरीले होते जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का सिलसिला स्टार्ट रहेगा, जारी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए 12 volt battery is connected, 12 volt battery is connected across a unknown register का हमें पता नहीं, unknown register, there is a current of 0.25 मिली एम्पियर, ये मिली माइक्रो में पहले बता चुका हूं, इन द सर्किट 0.25 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये बताइए। यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए तुम्हें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। सर हमें वोल्टेज गिवन है बैटरी की, V कितना गिवन है 12 वोल्ट, ठीक है सर। और रजिस्टर पता नहीं है, करंट पता है सर 0.25 मिली एम्पियर। मिली को ढंग से लिखो तो 0.25 इंटू 10⁻³ होता है सर, ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, R निकालना है सर। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, V इजकल टू आई आर, यस सर, और R इजकल टू क्या हो जाएगा V/I, बस हो गया सोल्व। V की वैल्यू है, I की वैल्यू है, दोनों रख दो। V कितना है 12, I कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यस सर। क्या हो जाएगा 12 इंटू +3 हो गया अपॉन 0.25, ठीक है सर। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100, ये 4 पे कट हो गया। 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 इंटू 10⁻3, तो 48 इंटू 10⁻3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 48 किलो ओम, किलो लिख सकते हैं 10⁻3 को, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 48 किलो ओम, ठीक है भाई। इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, अब आराम से तुम आसानी से कर पाओगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं। और दे रहा हूँ, जल्दी से इनको नोट करो, और क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे सामने बहुत सारे। जल्दी इसको नोट किया तो और क्वेश्चन देखते रहो, बहुत आने वाले हैं अभी तो, जहरीले भी आएंगे। आसान आसान क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ी सी जहरीले कर लो, जहर भी ज़रूरी है सर। देखो तो कुछ जहरीले क्वेश्चन के लिए रेडी रहें, वो कैसे करेंगे देखिए ज़रा, इसी एपिसोड में, कहीं नहीं जाना, अभी देखेंगे। बस रफ करते ही हम जहरीले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सर। तो पहला जहरीला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, लिखें भाई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल एनसीईआरटी का है भाई ये, टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 6 वोल्ट। कितना दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉन करंट, अब ये इससे करंट निकलता है कितना, करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स लिख लें, 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स,
फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी, बल्ब ड्रॉ, व्हाट करंट बल्ब विल बी ड्रॉन। एक अगर वोल्टेज हम दे दें कितने, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें 120 से, ड्रॉन व्हाट विल बी द, व्हाट करंट बल्ब विल बी ड्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस increased by 120, इंक्रीज बाई नहीं 2, इंक्रीज होकर 120 हो जाता है, इंक्रीज बाई का मतलब अलग निकल जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करके मेरे को दिखाओ। तो देखो सर इसमें तो 2 क्वेश्चन छुपे हैं एक के अंदर ही। पोटेंशियल डिफरेंस पहले दिया था, करंट भी दिया था, ठीक है, पहले वहां से रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर करंट दोबारा पूछा, सर पहले तो करंट दिया है, फिर करंट दोबारा पूछा भी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के अलग पोटेंशियल पे, ठीक है। तो पहले वाला लाइन को सोल्व करता हूँ सर मैं, पहली लाइन में केस 1 करता हूँ पहले। केस 1 में मेरे को क्या दिया गया है, V दिया गया है 6 वोल्ट, ठीक है, और करंट दिया गया सर 4 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से V इजकल टू आई आर लगाऊँ और R इजकल टू क्या आ जाएगा V बाई आई, और V मेरे पास था कितना 6 और करंट था 4, यहाँ से मैंने कर लिया 3/2 ओम, 3/2 ओम। ये क्या आ गया सर मेरे पास 3/2 ओम, रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मेरे को एनसीईआरटी वाला डाटा मैंने गलत कर दिया, यहाँ 60 ले लेना तो ये अच्छा लगेगा, और एनसीईआरटी वाला ही डाटा हो जाए, 60 वोल्ट दे रखा हो, 6 गलत लिखा गया हो, अब आसान हो जाएगी ना 60, तो ये 4 पे कट होगा, पूरा पूरा कितने पे चला जाएगा 15 ओम पे। अब एनसीईआरटी वाला ही डाटा हो गया पूरा, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे, 15 ओम रेजिस्टेंस आ गया सर। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2 में सर रेजिस्टेंस तो यही यूज हो जाएगा और वोल्टेज दे दी 120 वोल्ट, ठीक है, और करंट मेरे से पूछा है सर, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है सर वायर में, और रेजिस्टेंस तो यही रहेगा, कितना चेंज थोड़ी ना होगा, 15 ओम ही रहेगा, ठीक है। तो अब V इजकल टू आई आर, हाँ, और I इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, V बाई आर, V हमारे पास है कितना 120, और ये है ये रहा। तो अब बताओ कितने पे कट हो रहा है, पूरा 8 पे हो रहा है सर, तो करंट आ गया हमारे पास 8 एम्पियर, कितना आ गया 8 एम्पियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अरे कोई डाउट है किसी को, रेजिस्टेंस सर ये वही यूज क्यों कर लिया, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, और मैंने ये बात भी कही थी, जिन 2 चीजों बीच में आता है उन पे डिपेंड नहीं करता, ना वो V पे डिपेंड करेगा ना I पे। वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा 15 का 15 वही यूज कर लिया और आंसर आ गया हमारे पास, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रफ कर दिया जाए, लिख लिया सभी ने, ये थोड़ा अच्छा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट करें, और एनसीईआरटी का डाटा मैंने यूज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं देखिए जरा क्या होता है क्वेश्चंस में। अब थोड़ा सा जहरीले क्वेश्चन दो, एक तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जहरीला नहीं है वो, तो मैं जहरीले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब हम वर्क डन पूछने लगे तुमसे, और बहुत सारी चीज़ें छुपाएं, वो तुम्हें लानी पड़ेगी खुद ही और यहाँ रखनी पड़ेगी। जैसे मैं क्वेश्चन आ रहा है मैं दे रहा हूँ, फाइंड वर्क डन in moving 10 कूलम्ब चार्ज, इन मूविंग 10 कूलम्ब चार्ज, एक 10 कूलम्ब चार्ज है, उसको चलाना है एक रजिस्टर के थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। कितनी दी गई है रेजिस्टेंस 2 ओम। रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर में से 10 कूलम्ब चार्ज को चलाना है, और इन 10 सेकंड, और सेकंड कितनी दी गई है तुम्हें 10 सेकंड के अंदर ये काम करना है। तो बताओ तुम्हारे पास कितना वर्क डन होगा। सर वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन का तो V इक्वल टू आई आर से कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि तुम अब पीछे ही लेक्चर में क्या पढ़ चुके हो, पोटेंशियल पढ़ चुके हो। पोटेंशियल क्या था, वर्क पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में भी है। तो वहां से पहले V इक्वल टू आई आर की हेल्प से कुछ भी लाओ और वो V के इक्वल रखो। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, देखो सर हमारे पास टाइम है, ओम है, ये है, सब है, सर कैसे करूँगा वर्क डन। देख तेरे को एक बात पता, वर्क डन फार्मूले में आता है पोटेंशियल वाले में, वर्क पर यूनिट चार्ज,
ठीक है सर। यहाँ से वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इजकल टू हो जाएगा Q इंटू में V, Q इंटू वी सर, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब मेरे पास चार्ज है सर, V नहीं है सर, दिक्कत यहाँ V की है। वर्क डन आ जाएगा, मेरे पास चार्ज तो है, ये रहा सर चार्ज 10 कूलम, और V और आ जाए तो आंसर ही सॉल्व हो जाएगा सर। और V को सॉल्व करने के लिए V इजकल टू आई आर, हाँ सर R तो है सर, V आ जाएगा अगर I हो, I भी नहीं गिवन है सर, अब क्या करूँ, I लाना पड़ेगा, सबसे पहले I लाओ। I क्या होता है सर, करंट, सबसे पहले लॉ चैप्टर में शुरुआत में आते ही क्या कहा था, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हमारे पास चार्ज भी है और टाइम भी है। चार्ज कितना गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, Q कितना गिवन है 10 कूलम, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, हाँ रेजिस्टेंस 2 ओम, ये चीज़ें गिवन है सर, 3 चीज़ें। अब इसमें Q और T तो है 10/10, कितना 1 एम्पियर आ गया सर, 1 एम्पियर क्या आ गया करंट, और इस 1 एम्पियर को यहाँ पुट कर दे, V इजकल टू आई आर में 1 इंटू में R कितना गिवन है 2, तो यहाँ से पोटेंशियल आ गया सर 2 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट अब यहाँ पुट कर दे, वर्क डन आ जाएगा, वर्क इजकल टू Q, Q कितना गिवन है हमें 10 कूलम, और V कितना आया है 2 वोल्ट, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 20 जूल। इस तरह से क्वेश्चन होगा भाई सॉल्व, आसान है बहुत, पर तुम्हें फार्मूले सारे यूज करने पड़ेंगे। देखो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ गया, करंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, और ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तब जाके क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्या करें, सर वर्क डन पूछा, तो वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्मूले आता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और यहाँ से वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू वी। अब मेरे को अगर Q तो दे रखा है सर, यहाँ Q तो दे रखा है 10 कूलम, और V मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, V लाने के लिए मेरे दूसरे फॉर्मूले पे गया, V इजकल टू आई आर, वहाँ R तो दे रखा था सर, I नहीं था, तो अब I लाने के लिए मैं तीसरे फॉर्मूले पे जाऊँगा, I इजकल टू Q बाई टी, Q और T था, वहाँ से I आया, I को रख दिया, R था ही, दोनों को रखते ही V आ गया, और V को वहाँ Q था ही, V को रखते ही आंसर आ गया। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहें। ऐसा क्वेश्चन कभी भी तुम्हें मात देने के लिए तैयार रहेगा, तुम उसको मात दे देना, हार नहीं माननी है। ठीक है भाई, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। और जहरीला बनाओ, इससे भी जहरीला क्वेश्चन बना सकते हैं हम। अब देखो हमने अब की बार तो तुम्हें चलो चार्ज दे दिया था, मैं चार्ज भी छुपा दूं तो एक और फार्मूला यूज हो जाएगा चार्ज का चैप्टर में। सबसे पहले Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, उसका भी यूज कर दें, वो यहाँ आएगा, फिर वहाँ से I आएगा, फिर I से ये आएगा, इससे ये आएगा, और ऐसे जाके कहीं वर्क पे तुम पूछोगे। देखना भाई, मैं ऐसा क्वेश्चन भी करवा ही देता हूँ, तुम्हें वंचित नहीं रखते हैं ऐसे क्वेश्चन से भी, देख ही लो। फिर ऐसा भी जहरीला क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी करवा दिया जाए। जहरीले आ रहे हैं सर, आएंगे भाई, तो तुम है सबसे आगे निकलना, तो कुछ जहर तो पीना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस की फॉर्म में। और ये जहरीला क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो तो एग्जाम में वहाँ सिंपल आएंगे, उनको तो फोड़ ही दोगे। तो देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसने दिया 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ए वायर, एक वायर में चल रहे हैं, फ्लो इन ए वायर इन 4 सेकेंड, इन 4 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन वायर में फ्लो कर रहे हैं 4 सेकेंड के अंदर। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज 0.5 वोल्ट। कितना दिया गया, 0.5 वोल्ट। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। टाइम भी देना पड़ेगा क्या इसके अंदर है, हाँ देना पड़ेगा सर। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, टाइम देना पड़ेगा। टाइम दिया क्या मैंने, दे दिया, फिर तो दिक्कत ही नहीं। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, चलो करो, बस इतना ही डाटा गिवन है और ज़्यादा है ही नहीं। देखो सर, आपने वर्क डन पूछा तो वैसे ही जैसे इस क्वेश्चन में था ना, वैसे ही चलूँगा सर। V इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है सर, वर्क पर यूनिट चार्ज। और वर्क के लिए तो सर वर्क इक्वल टू Q इंटू वी, ठीक है सर। क्यू वी आ जाएगा सर, और यहाँ से ले आऊँगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है, ना तो V है क्या पोटेंशियल, फिर तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो V दे ही दिया तो फिर क्या निकालना है, पोटेंशियल भी ना दे तो अच्छा होता ना क्वेश्चन।
अब तो जहरीला रहा ही ना सर। देखो चार्ज निकाल लेता हूँ, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। एन देखो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 5 इंटू 10⁻19 और इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 19 से 19 कट गया सर, 8 गुलाम आ गया सर, 8 गुलाम चार्ज आ गया। अब तो कुछ है ही नहीं सर, यहाँ पे V दे ही रखा उसने क्वेश्चन में कितना 0.5 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू Q 8 दे देगा और V 0.5 रख देगा और इनको 4 जूल आ जाएगा सर। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वर्क डन 4 जूल। लो ऐसा क्वेश्चन तो मैं दिमाग कैसे कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी सर। अरे आया क्या समझ में सभी को, आ गया। देखो यहाँ से Q निकाल लिया और वर्क डन Q इंटू V था और V दे ही रखा था, V दे ही रखा था। V और Q की मल्टीप्लिकेशन कर दो और आंसर आ ही जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, हर तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम का मैं करवा रहा हूँ, एग्जाम से हाई लेवल के भी करवा रहा हूँ, तो रेडी रहो हर टाइप का क्वेश्चन करने के लिए और तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। इतने क्वेश्चन कर लोगे तो मार खा ही नहीं सकते, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, क्वेश्चन करते रहें।